हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग टारगेट सीरीज में क्लास 10th के साइंस के पिछले वर्ष पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी तथा अति लघु उत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। और इससे पहले कुछ लेक्चरों में हमने अच्छे खासे क्वेश्चनों को बता दिया है। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो गए या पहले चैप्टर का लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गया। ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया हमने, है ना। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ पहले चैप्टर के क्वेश्चन तथा कुछ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात यह ध्यान रखो, यहां पर जितने क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, क्लास को अंत तक देखो, क्योंकि अगर आप रुकोगे तो हम इतना गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं होगा और आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। सो आप लोग क्लास के अंत तक रुकिएगा। और न्यू वाले स्टूडेंट्स तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारे बच्चे लाइक कर दें क्लास को, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास भी क्लास को शेयर कर दो। एक बात ये समझो भाई कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो आप समझ सकते हो, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज पाती, वैसे एक तरफ की मेहनत किए से आपका रिजल्ट भी अच्छा खासा नहीं बनेगा। हमने पहले आपका सिलेबस स्टार्ट किया, सो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई सिलेबस पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और यह ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेबस से ज्यादा बेनिफिट आपको देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दूध पीते हो तब भी आपको अच्छा खासा सेहत पर प्रभाव देखने को मिलेगा, और क्रीम खाते हो तब भी, लेकिन क्रीम से ज्यादा प्रभाव मिलेगा और दूध पीने से कम प्रभाव। तो इसीलिए आप सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में केवल आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, मगर अच्छे खासे मार्क्स की बात किया जाए तो बगैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किए हुए आप नहीं अच्छा खासा मार्क्स ला सकते। लेकिन हमने दोनों का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और आपको जितना भी क्वेश्चन हम यहां पर कराते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है। आप समझ सकते हो हमारे आवाज से आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि इस समय हम ये आपको देते तो हैं हम आधे घंटे 45 मिनट 35 मिनट की क्लास, लेकिन इसके पीछे का हमारा कितना मेहनत लगा हुआ है वो केवल हम ही को पता है। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे सो आपकी अच्छी खासी स्टडी हम कैसे करवा पाएंगे, आप समझ सकते हो। सो आप लोग डेली का डेली पढ़ाई करने आओ, और अच्छे खासे क्वेश्चन जितने हो सारे के सारे आप भाई पढ़ते रहो, और अपना बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का सपना पूरा करो। और क्लास के अंत तक रुकना ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और आपका टाइम बचाने के लिए हम क्वेश्चनों के उत्तर को लिखकर लेकर आए हैं, मगर आप परेशान मत होइए, समझाने की गारंटी हमारी है। आपको समझाने में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा, है ना। केवल आपका समय बचाने के लिए हमने लिख लिया है बस, और समझाएंगे पूरा का पूरा हम। तो अब बगैर टाइम बर्बाद के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप दिखावे में मेहनत करो और स्वयं से मेहनत ही ना करो। दिखावे में भगले ना मेहनत आप करो, लेकिन आपको जी जान से स्वयं के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ बेनिफिट मिलेगा उसका सारा का सारा फायदा आपको होने वाला है आगे चलकर। सो आप जी जान से लगे रहिए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं होगा, और ऐसे ही हमारा भी सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकें हर एक नई क्लास में आपको आके, है ना। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, और उदाहरण भी हमें देना है। तो आप यह समझिए कि जो हमारी विस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और फिर यह जो अपक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। आया समझ में नहीं? आप ये समझिए मान चलो एक कोई मतलब शक्तिशाली व्यक्ति है, और वो क्या करे, कम शक्तिशाली वाले व्यक्ति को क्या करे, उसके स्थान से उठाकर फेंक दे उसे, और उसके स्थान पर खुद बैठ जाए। तो इस स्थिति में जो अवक्रिया हुई है, अर्थात जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का मतलब अवक्रिया हुआ, तो इस स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या बोलते हैं, हम विस्थापन बोलते हैं। आया समझ में नहीं? आया समझ में ना। एक अधिक क्रियाशील, एक ताकतवर और एक कम क्रियाशील यानी कम ताकतवर के बीच में जो परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है जाकर, उसी को हम विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं। आया समझ में नहीं? डिफिनीशन लिखी हुई है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। क्या होता है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं। बताओ आया समझ में नहीं? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, हम क्या ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, यानी लोहा। अब लोहे की अपक्रिया अगर हम क्या CuSO4 से करवा दें, अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन से करवा दें, तो जो हमारा कॉपर होता है वो आयरन की अपेक्षा था लोहे की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, और आयरन हमारा अधिक क्रियाशील होता है। तब ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देगा, हटा देगा, और स्वयं का विलयन बना लेगा। जब हटाएगा तो कुछ ना कुछ यौगिक तो भाई बनेगा ही जाकर, तो क्या होगा, स्वयं का विलयन बन जाएगा, अर्थात FeSO4 भी मिल जाएगा, और हमारा कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? और आखिर ये हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अवक्रिया। लेकिन ये हुआ ही क्यों है, तो यह आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लो अवक्रिया होगी, तो बगैर कुछ परिवर्तन के होगी नहीं। ये आपको यौगिक दिखाई पड़ रहा है ना। दो अलग अलग तत्वों से हमें यौगिक प्राप्त होता है ना। तो ये क्या आपको यौगिक दिखाई पड़ रहा है, तो जब अक्रिया होगी तो ये यौगिक क्या होगा, अपने दोनों आयनों में टूट जाएगा। दोनों आयनों का मतलब कोई भी यौगिक होता है वो धनायन और ऋणायन से जाकर बनता है। तो ये क्या होगा, ये यौगिक भी अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो धनायन की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा Cu प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा Cu प्लस हो जाएगा। और
ये क्या हो जाएगा हमारा SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा SO4 माइनस हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? ये SO4 क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारा ये पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तब हमारा जो ये ऋणात्मक है इस धनात्मक के साथ ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा FeSO4 मिल जाएगा और ये जो कॉपर है हमारा क्या होगा ये अलग निकल जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? इस प्रकार से क्रिया होती है। तो आप समझ सकते हो, समझाने में आपको कमी नहीं बिल्कुल देखने को मिलेगी। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है और आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जब तक नहीं आओगे, जब तक यहाँ पर लाइव की संख्या और लाइक की संख्या नहीं हमें दिखाई पड़ेगी, तब तक हम आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट नहीं तैयार कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इन तत्वों का हम नाम बता रहे हैं, आप स्वयं लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपका ज्यादा समय न बर्बाद हो। और या आप ध्यान रखिए कि भाई आपको क्लास के अंत तक रुकना है। अब इसमें बात करें द्विविस्थापन क्रिया में, तो द्विविस्थापन क्रिया में क्या होता है, इसमें क्या था ओनली वन विस्थापन, अर्थात केवल एक तत्व दूसरे यौगिक से उसके तत्व को क्या कर रहा था, निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है द्विविस्थापन, अर्थात दोनों ओर से विस्थापन होगा। यानी कि क्या होता है कि इस क्रिया में क्या होता है कि कोई भी दो यौगिक होते हैं और उन दोनों यौगिकों के आयनों की क्या होती है, परस्पर अदला बदली हो जाती है। अर्थात क्या होता है, पहले तत्व का आयन दूसरे तत्व के साथ और दूसरे तत्व पहले यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के साथ चला जाता है और दूसरे यौगिक का आयन पहले यौगिक के साथ आ जाता है। आया समझ में? आप समझिए, है ना, क्या वही दिया गया है। हम पहले एग्जांपल ले लें। मान लो हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। हम यौगिकों के नाम बता रहे हैं भाई, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड ले लिया NaCl ले लिया जाकर, और उसके बाद में क्या ले लिया हमने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट ले लिया जाकर। अब इसकी जब अभिक्रिया होगी तो समझो, इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, हमें क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं और इन यौगिकों में ये दो आयन हैं और ये दो आयन, तो इनके आयनों की क्या होती है, परस्पर अदला बदली हो जाती है। अर्थात इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ चला जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा जाकर NaNO3 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा AgCl, क्या आ जाएगा हमारा AgCl। अब यही क्यों आया है, दूसरा वाला नहीं आ पाया, है ना, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया और सिल्वर क्लोराइड के साथ चला गया। तो यही क्यों हुआ, ये आप समझिए। तो जब अभिक्रिया होगी इनके बीच, आप समझने की कोशिश करो, है ना, आयनों की परस्पर अदला बदली होती है, उसी क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन है ये क्या होगा हमारा Na+ और मतलब सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूटेगा जाकर, और जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या होगा हमारा Ag+ और हमारा क्या NO3- में टूट जाएगा। अब ये क्या होगा हमारा प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा, और ये प्लस वाला हमारा माइनस के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आगे ना अच्छे समझ में। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को हम आपको एकदम मक्खन बना देंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सो क्लास को लास्ट तक देखना बनता है। और भाई हाँ, अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बेहतर से बेहतर समझाने की हम कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट देते हैं। आप हमारे आवाज से समझ सकते हो कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम क्लास तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनका भरोसा टूटे ना और उन्हें बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। आया समझ में? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितनी क्लास आएंगी वो सारी की सारी क्लासें आपको क्या होगा, हम उसका जो PDF बनेगा जाकर, क्लास PDF होगा, सारा सारा हम अपने टेलीग्राम चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर दे देंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप भाई ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जितने भी हमारे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी चैट पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें कमेंट नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि बहुविकल्पी तो है नहीं है, ओनली वन ये क्या है हमारा लिखित से रिलेटेड है, अर्थात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो आप सभी लोग जितने भी हमारे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी चैट पर ध्यान नहीं देंगे और उन्हें केवल केवल स्टडी करना है। सो आप चैट बंद कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैट ओपन करोगे सो आपको भी इच्छा होगी जाकर चैट करने की, सो प्रॉब्लम हो जाएगी और आप बेहतर से बेहतर टॉपिक समझ नहीं पाओगे। जितने यहाँ पर चैट करने वाले बच्चे हैं उनके चक्कर में आप ना पड़ो। अगर आपको बेहतर स्टडी करना है तो चैट बंद कर लो और आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। सो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी दीजिए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है हमारी और उदाहरण भी देना है। तो आप समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जाकर कि जो हमारी उपचयन अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्याग होता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अर्थात इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। अर्थात अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया के स्थान पर इसे हम क्या अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछी जाए या क्या हो अपचयन उपचयन की पूछी, सॉरी उपचयन अपचयन की परिभाषा पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, यही लिखोगे जाकर, है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है, जो हमने आपको अभी बताया वही लिखा हुआ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो हमारा जिंक है ना, अगर हम जिंक की अभिक्रिया करा दें क्या FeSO4 से, है ना, क्या जिंक की अभिक्रिया अगर हम करा दें किससे, FeSO4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा जाकर, तब हमें क्या मिल जाएगा जाकर यहाँ तब हमें मिल जाएगा क्या ZnSO4, है ना, क्या ZnSO4, और फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा जाकर Fe। नहीं तो चलो छोड़ो, ये वाला एग्जांपल रहने दो, है ना। नेक्स्ट वाला ले रहे हैं क्या, वही जो अभी हमने इससे पहले बताया। नहीं तो आप लोगों को क्या होगा कि अलग अलग क्रियाएं याद करनी पड़ेगी, सो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। वही वाला याद कर लो, एक नहीं अभी समझा देंगे हम आपको। क्या Fe प्लस में क्या हमारा था जाकर, हाँ CuSO4, क्या CuSO4 एरो हमने किया तो क्या मिल गया जाकर हमारा, यहाँ से
FeSO4 प्लस में क्या हमारा मिल गया जाकर Cu, है ना। ये हमने अभी क्यों दिया है, यही दोबारा हमने क्यों दे दिया, क्योंकि अभी इससे पहले आपने यही उदाहरण पढ़ा था किसमें, विस्थापन अपक्रिया में। अर्थात विस्थापन अपक्रिया को हम क्या रेडॉक्स अपक्रिया भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशीलता तो कम को निकाल देता है। अर्थात क्या होता है, एक तरफ से उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तथा दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अर्थात जो एग्जांपल आप विस्थापन वाले में देते हो वही आप यहाँ पर भी दे सकते हो। आया समझ में नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे समझो क्या हो रहा है, यहाँ पर FeSO4 के साथ जुड़ा है, अर्थात इसने जुड़ने के लिए क्या किया होगा, इसने जुड़ने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा ना। इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या बना, धनायन बना जाकर, और ये ऋणायन बना जाकर, तभी तो ये जुड़ा जाकर ना, तभी तो ये जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि समझो आप क्या, जो ये हमारा मतलब अपक्रिया होगी तो ये जो Cu मतलब जब अपक्रिया होगी तो CuSO4 क्या होगा, ये टूट जाएगा अपने दोनों आयनों में, अर्थात Cu प्लस हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। क्या होगा, Cu प्लस और SO4 माइनस। अब ये क्या है, इसे प्लस के साथ जुड़ना चाहिए ना, प्लस के साथ जुड़ेगा तो ये क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा तब तक क्या होगा, प्लस ये बनेगा नहीं जाकर, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, Fe क्या करेगा, त्याग करेगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा त्याग हो रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है ना। क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, हमारा त्याग हो रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होने के कारण क्या, त्याग होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हमारा उपचयन क्रिया हो रही है, उपचयन या ऑक्सीकरण आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। और मगर ये क्या है, हमारा Fe प्लस है और या सॉरी Cu प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा Cu हो गया। अर्थात इसने जो इलेक्ट्रॉन इससे पहले दिया होगा वो इलेक्ट्रॉन इसे क्या हुआ, फिर से मिल गया। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, ग्रहण, है ना, ग्रहण हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हमारी अपचयन अपक्रिया हो रही, क्या हो रही है, अपचयन अपक्रिया हो रही। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। तो यही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। आगे ना समझ में, आप ये समझ सकते हो एक फनी वे में समझो। मान के लो जैसे क्या हो, ये यहाँ पर समझो, ये क्या, यहाँ से ये क्या है, सिंगल है ना। और सिंगल के बाद ये क्या हो गए, डबल हो गए। जैसे आप समझो कोई व्यक्ति सिंगल है ना। एग्जांपल के लिए हम ही को ले लो, हम क्या है, अभी सिंगल है ना, अभी हम सिंगल, लेकिन क्या होगी हमारी जब शादी हो जाएगी अर्थात हम क्या हो गए, सिंगल से डबल हो गए। और जैसे सिंगल से डबल हुए तैसे क्या होगा, अभी अकेले हैं तो कम खर्चा लगता है, जैसे डबल हो जाएंगे तैसे क्या होगा, ज्यादा खर्चा लगने लगेगा, है ना, ज्यादा खर्चा लगने लगेगा। अर्थात पैसा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा खर्चा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होने लगेगा। और जैसे पैसा ज्यादा खर्चा होगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा उपचयन अपक्रिया कहलाता है। और क्या था, दो लोग थे, है ना, दो लोग थे, किसी भी प्रकार से कुछ हुआ, क्या हुआ, उनका तलाक हो गया, है ना, मतलब अलग अलग हो गए दोनों लोग। पहले दो लोग थे और दो से क्या हुआ, अलग अलग हो गए जाकर। तब अब क्या होगा, खर्चे में कमी आ जाएगी ना, जितना खर्चा पहले था उतना तो अब होगा नहीं जाकर। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, पैसा बचेगा, है ना, पैसा क्या होगा, खर्चा कम हो गया, अर्थात पैसा बचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्रहण होगा। बताओ आया समझ में नहीं। इस प्रकार से आप इसे भूल नहीं सकते, ये आप ध्यान रखना, है ना। तो सिंगल से डबल, है ना, सिंगल से डबल अगर होंगे तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा लगेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। और डबल से सिंगल होंगे अर्थात खर्चा कम लगेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण होगा। और जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होता है और त्याग भी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, या आप बोल सकते हो इसके क्या, उपचयन अपचयन अपक्रिया। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। हर एक हम क्वेश्चन को आपके लिए मक्खन कर देंगे, एकदम एकदम इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हमने चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर को हमने अपने चैनल पर पढ़ा दिया है, आपको क्लासें मिल जाएगी जाकर। अगर आप और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप जाकर वहां पर क्लास कर सकते हो, अच्छे से आपको मिल जाएंगी जाकर। मैथ का हमारा पहला और सेकंड चैप्टर और साइंस का पहला चैप्टर अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद में हमारा थर्ड जो क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को क्या लिखना है, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जो पहला हमारा दिया गया है, जो हमारा पहला दिया गया है वो क्या दिया गया है जाकर, वो हमें दिया गया जाकर क्या, जिंक, क्या है हमारा, जिंक है ना। तो जिंक का मतलब हम क्या ले लें, Zn ले लें। क्या, जिंक का मतलब हम क्या ले लें, Zn ले लें। और प्लस में क्या दिया हमारा, सिल्वर नाइट्रेट, अर्थात क्या ले लें, AgNO3 ले लें। क्या ले लें, AgNO3 ले लें। और फिर क्या होगा, जब ये अपक्रिया होगी, जब ये अपक्रिया होगी तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाकर, जब अपक्रिया होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जाकर, यहाँ से मिल जाएगा जाकर हमारा ZnNO3 का क्या हमारा होल ट्वाइज, ZnNO3 का क्या हो जाएगा, हमारा होल ट्वाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना। जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, जिंक है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और उसके बाद में हमारा क्या होगा, जो ये Ag होगा, बचा हुआ जो Ag ये क्या होगा, अलग निकल जाएगा हमारा, है ना। Ag क्या होगा, हमारा क्या होगा, Ag हमारा अलग निकल जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा Ag2, है ना। क्या हो जाएगा, Ag हमारा क्या होगा, अलग निकल जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। इस प्रकार से होगा जाकर, इस प्रकार से हमारी क्या होगी, ये अपक्रिया हो जाएगी। आप समझ सकते हो। यहाँ पर बताओ बैलेंस की नहीं है। अच्छा हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा। सो हम क्या करें, बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए क्या करें, हम हमें यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा Ag भी क्या हुआ, इनबैलेंस हो गया। अर्थात यहाँ पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। यहाँ पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और बस हमारी क्या होगी, अपक्रिया भी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद में ये तो हमारी हो गई फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड की तो क्या दिया गया, मैग्नीशियम अर्थात Mg, और प्लस में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, अर्थात क्या, हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हो ये क्या है, हमारी धातु है और ये क्या है, अम्ल है। और जब धातु और अम्ल की अपक्रिया होती जाकर तो हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही जाकर, ये आपने थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही जाकर, है ना। और हाइड्रोजन गैस निकलेगा जाकर, उसके बाद में क्या हो जाएगा जाकर कि हाइड्रोजन गैस निकला। उसके बाद में जो बचा है जाकर वो आप लिख लीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड अर्थात क्या बनेगा जाकर, हमारा MgCl2। क्यों बना MgCl2, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है हमारा क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड अर्थात MgCl2 जाकर हमारा बन जाएगा। और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा जाकर। बताओ आया समझ में नहीं, कमेंट करके बताओ। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो बात सही है कि नहीं, आपको अलग अंदाज में कुछ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, हर प्लेटफॉर्म से अलग तुम्हें नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, है ना। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या समझते हैं और उदासीन विलयन में इसकी मात्रा कितनी होती है ये हमें बताना है। तो आप समझो हाइड्रोजन आयन सांद्रण आखिर होता क्या है। तो एक क्या यहां पर दिया गया है, किसी जलीय विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मोलों की मात्रा जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। और इसे हम क्या H प्लस से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा ब्रैकेट H प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद में क्या पूछा कि उदासीन विलयन में इसकी मात्रा क्या होती है। तो उदासीन विलयन में इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है जाकर हमारा कितनी हो जाएगी जाकर 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है जाकर। अब ये समझो इसका मतलब क्या हुआ जाकर, ये कहने का मतलब ये है कि उदासीन विलयन है ना, उदासीन विलयन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा विलयन जिस पर कोई चार्ज हो ही ना। जैसे आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या पढ़ा होगा, एक अम्ल वाला पढ़ा होगा, अम्लीय विलयन, एक क्षारीय विलयन और एक उदासीन विलयन। अम्लीय विलयन में क्या होता है, जो हमारा H+ आयन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है जाकर, है ना। और जो क्षारीय विलयन होता है वहां पर क्या होता है, OH- क्या होता है, OH- आयन वो क्या होता है हमारा अधिक होता है जाकर, उपस्थित होते हैं दोनों। ये आप ध्यान रखो, कोई भी विलयन हो उसमें जो हमारा H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रण और OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दोनों उपस्थित होते हैं। मगर बस अंतर इतना ही रहता है कि विलयन वाले में हमारा H+ आयन ज्यादा होता है जाकर और क्षार वाले में हमारा क्या होता है, OH- ज्यादा होता है जाकर। और जो हमारा उदासीन विलयन होता है इसमें क्या होता है कि हमारा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही इन्होंने बताया कि आखिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है और उदासीन विलयन में इसकी मात्रा कितनी होती है ये हमें बताओ। तो जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है ये होता है जाकर कि कोई भी विलयन हमने लिया, कोई भी विलयन लिया और उसके प्रति एकांक आयतन में अर्थात 1 लीटर में, क्या प्रति एकांक आयतन में यानी कि 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या, यानी कि 1 लीटर जलीय विलयन में कितने ग्राम हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, जितने ग्राम उपस्थित होता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोला जाता है। और इसे हम क्या बड़े बॉक्स यानी बड़ा ब्रैकेट H+ से प्रदर्शित करते हैं। और उदासीन विलयन की बात की जाए तब वहां पर क्या होता है 1 × 10⁻⁻7 होता है जाकर। और क्या हमने आपको बताया था, मोलों की संख्या अर्थात मोलों की संख्या का मतलब कितने अणु इसके उपस्थित है, कितने ग्राम अणु ये उपस्थित है जाकर उसमें। तो क्या होता है, मात्रा क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में। आया समझ में, 1 लीटर में किसी भी विलयन में कितना कितना हमारा हाइड्रोजन आयन का मोल उपस्थित है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। और अगर उदासीन विलयन की बात की जाए अर्थात उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसमें क्या होता है, हमारा H+ आयन बराबर होता है जाकर क्या 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान क्या होता है जाकर। अब आप समझो, अभी हमने आपको क्या 3 विलयन बताया, एक वो बताया जो हमारा उदासीन है और एक वो बताया जो अम्ल है और दूसरा बताया हमारा क्या है, क्षार है। तो जो हमारा जल होता है ये क्या होता है, एक उदासीन विलयन होता है। जो जल होता है वो हमारा क्या होता है, एक उदासीन विलयन होता है अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी ना तो ये अम्ल होता है और ना ही ये क्या होता है, क्षार होता है। आया समझ में, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। तो क्या होता है, यानी कि इस स्थिति में अर्थात जल की बात करें या उदासीन विलयन की बात करें, दोनों मतलब एक ही हुआ। तो इसमें क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण है अर्थात OH- और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात H+ आयन क्या दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और जल के आयनिक गुणनफल क्या होता है, आयनिक गुणनफल समझो, जल का आयनिक गुणनफल, गुणनफल का मतलब आयनिक का मतलब आयन, आयनिक का मतलब क्या हुआ, आयन, यानी कि जो हमारा H+ आयन और OH- आयन है इन दोनों का क्या करें, गुणनफल अर्थात दोनों का क्या करें, हम गुणा कर दें, जो मान मिलेगा जाकर उसी को हम क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं। आया ना समझ में। वही लिखा हुआ क्या होता है कि किसी स्थिर ताप पर अर्थात आप क्या करो, कोई निश्चित तापमान ले लो, है ना। तो किसी स्थिर ताप पर कोई हमारा क्या होता है, जल होता है अर्थात उदासीन विलयन होता है, उसमें उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है और कितना हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है अर्थात H+ आयन और OH- आयन है, कितना उपस्थित है, दोनों का जब गुणा कर देंगे जाकर तब जो मान मिलेगा जाकर हमारा उसी को क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। और इसे हम क्या कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होता है जाकर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसकी हम मान की बात करें जाकर तो हमारा क्या होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है जाकर। अब ये कैसे आया, अभी हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि उदासीन विलयन में जो हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है वो कितना उपस्थित होता है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर उपस्थित होता है ना। और ये भी हमने पहले आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है अर्थात ये बड़ा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा क्या, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के, यानी 10⁻⁷ हमारा OH- भी उपस्थित होगा और 10⁻⁷ हमारा H+ आयन भी उपस्थित होगा। तो क्या करना है, गुणा ही तो करना है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, के बराबर H+ आयन इंटू में OH- आयन, ये भी 10⁻⁷ होता है, ये भी 10⁻⁷ होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10⁻⁻4 आ जाएगा। और अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतना मोल उपस्थित होगा जाकर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आगे एकदम मक्खन से समझ में ना अच्छे से। और आप समझ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, आप समझ सकते हो। देख लो हमने हर एक क्वेश्चन में ईयर लिखा हुआ है, ये 2014 और 19 में पूछा गया है और ये वाला हमारा क्या 2022 में और 24 में पूछा गया है। लगभग 7-8 साल पहले के क्वेश्चनों को हम लगातार करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पेपर आने तक अभी काफी हमारे पास टाइम है, काफी समय है, तब तक आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी जाकर कि आप जैसे पहुंचोगे और जैसे आपके हाथ में आपका पेपर आएगा जाकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आखिर मतलब इसमें तो वही सारे क्वेश्चन जितना गुरुजी ने करवाया था, अर्थात ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हमने आपको स्टडी ना कराया हुआ हो, है ना। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ समझ में आ गया तो तुरंत आप कमेंट करके बताओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और आप समझ सकते हो इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी और सारे क्वेश्चन हैं, सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि दोनों ओर से मेहनत होगी जाकर, तभी बेहतर नॉलेज होगा और तभी जोश हाई रहेगा और तभी बेहतर रिजल्ट आपका बनेगा जाकर, है ना। सो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अर्थात जिसे बोला जाता है बिरंजक चूर्ण की निर्माण विधि लिखिए। और जो हमारा क्या 2018, 17 और 16 में पूछा गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसका क्या रासायनिक समीकरण बता दे रहे हैं, आखिर ये बनता कैसे है। तो आप ऊपर देखते रहिए, अभी हम फिर से समझा देंगे। तो क्या होता है कि जब हम क्या बुझे हुए चूने पर यानी कि क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH के होल ट्वाइज पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं अर्थात Cl2 को क्या करते हैं, डालते हैं। तब हमें क्या बिरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर यानी कि क्या CaOCl2 क्या CaO क्या हमारा CaOCl2 ये प्राप्त होता है। और उसके बाद में साथ में ही क्या हमारा जल भी प्राप्त हो जाता है। क्या हमारा जल भी प्राप्त हो जाता है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। तो वही हमारा लिखा हुआ है क्या कि जब हम बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे अर्थात क्लोरीन गैस डाल देंगे, तब हमें क्या होगा, बिरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा और साथ में हमारा जल भी प्राप्त होता है। और ये होती है हमारी क्या बनाने की इसकी विधि, है ना। आया समझ में। और आप इसका नाम लिख लीजिएगा, ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना यानी कि जैसे मान लो आप चूने को क्या लेकर आए, चूने को आप क्या बाजार से लेकर आए, उसके बाद उसकी क्या किया आपने, पानी में डाल दिया, है ना। जैसे पानी में डाला जैसे वो क्या होता है, उबलने लगता है ना, नॉर्मली उबलने लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या होता है कि बुझ जाता है ना, उबलते उबलते क्या होता है, बुझ जाता है। और जब बुझ जाता है उसमें क्या करें, हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तब हमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। उसके बाद में इधर देखो क्या इन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 7 कि धावन सोडा के बनाने का रासायनिक समीकरण और एक उपयोग लिखना है। यहाँ पर बनाने की विधि लिखनी थी और यहाँ पर क्या बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। अर्थात जो ये समीकरण यही क्या है हमारा बनाने का समीकरण, तो यही हमें लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हम लिखेंगे कि बनाने का समीकरण क्या धावन क्या हमारा धावन सोडे के बनाने का रासायनिक समीकरण, नहीं तो ओनली वन क्या रासायनिक समीकरण लिख दो बस। क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक क्या हमारा रासायनिक समीकरण, है ना। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण, है ना। ये हो जाएगा। तो अब ये समझो कैसे बनता है ना, कैसे बनता है। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात हमारा जो NaOH होता है, इस पर हम क्या NaOH जो होता है इस पर हम क्या जब जब क्या करते हैं, अपना जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 को जब प्रवाहित करते हैं अर्थात डालते हैं, तब हमें क्या धावन सोडा क्या हमारा धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 क्या Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, Na2CO3, है ना। और प्लस में हमारा क्या जल भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है अर्थात H2O भी मिलता है। बताओ आया समझ में कि नहीं। अगर बैलेंस करने की बात करें तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारा 2 सोडियम हो जाएगा और क्या हमारा 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और एक कार्बन और ये क्या 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 3 1 4 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। यानी कि हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें क्या किया हमने क्लोरीन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया कर दिया। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करेंगे तैसे हमें क्या धावन सोडा अर्थात धोने वाला सोडा यानी सरफ की बात करें, सरफ होता है धोने वाला सोडा, वो क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। और प्लस में हमें क्या होगा, जल भी प्राप्त होगा, है ना। आया समझ में। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, उपयोग, है ना। तो क्या आप हेडिंग डाल दो, क्या उपयोग क्या हमारा उपयोग, है ना। एक उपयोग बोला है ना, एक उपयोग बोला, ये हमारा क्या लघु और अति लघु में है। तो ये समझो कि जितना बोला जाए उतना ही हम लिखा रहे हैं बस, है ना, उतना ही लिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा उपयोग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा उपयोग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो हम यूज करते हैं क्या कपड़े को धोने में। क्या कपड़े को क्या हमारा धोने में, क्या धोने में। आया समझ में, कपड़े को धोने में उपयोग किया जाता है। आया समझ में। अगर यहां पर मान लो क्वेश्चन बदल दिया जाए और ये कहा जाए कि आप बनाने की विधि और उपयोग लिखिए, तो आप क्या करोगे, तो यहां पर वही लिख दोगे जो यहां पर हुआ है। अर्थात क्या, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या धावन सोडा प्राप्त होता है। आया समझ में। ये हो जाएगा हमारा बनाने की विधि हो जाएगी। और यहाँ पर क्या कपड़े धोने में हम उपयोग करते हैं, उसके बाद में कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है और ऊन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताओ आया समझ में नहीं, आगे नीचे एक्सप्लेन हो गया जाकर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जितना एक आप ये समझ लो, हम आपको ये नहीं कि आधा अधूरा बताएंगे, जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतना हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आया समझ में। और आप समझ सकते हो कि हमारी मतलब तबीयत नॉर्मल ही है, इसलिए रोज की तरह हमारे पास आज जोश भी नहीं है, लेकिन आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि तबीयत गड़बड़ होने के कारण, स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद भी हम आपकी क्लास को ले रहे हैं। तो भाई क्लास को शेयर करना बनता है और सपोर्ट करना भी बनता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आपके लिए मेहनत कर ही नहीं सकते। आया समझ में, आया ना समझ में। सो अगर अभी तक भी आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के पास नहीं क्लास को शेयर किया, तो भाई शेयर कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख सकते हो कि समझाने के तरीके में कोई भी प्रॉब्लम हमारे नहीं है, बस आपका समय बच जाए इसीलिए हमने क्या क्वेश्चनों को लिख लिया है बस। और किसी और समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आया समझ में। सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पर चल रहे हैं। आया समझ में आपको सबको। तथा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि बताओ तथा जल के साथ इसकी अभिक्रिया आप कीजिए, है ना, ये हमें बताना है। तो होता क्या है कि एक जिप्सम नाम का पदार्थ आता है, उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जाकर क्या होता है, उसके 3/2 जल के अणु निकल जाते हैं और हमें बड़े आराम से क्या POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। आया समझ में। इसका रासायनिक समीकरण देखिए, तो क्या हमारा जिप्सम जो होता है, क्या होता है जिप्सम यानी कि क्या हमारा बात करें तो CaSO4.2H2O, है ना। ये क्या होता है हमारा जिप्सम होता है, ये क्या होता है हमारा जिप्सम होता है ना। ये क्या हमारा जिप्सम, है ना। अब इस जिप्सम को हम क्या करें, इस जिप्सम को हम क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस किस पर
100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करें हम, गर्म कर दें। और जैसे हम क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे गर्म करेंगे, जैसे हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे जाकर, तैसे हमें क्या यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करें हम, गर्म कर दें, तब हमें क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4 डॉट हाफ H2O ये मिल जाएगा, जो कि है हमारा क्या POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ क्या है, पेरिस है। और प्लस में हमारा क्या 3/2 H2O क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। आया समझ में, 3/2 और 1/2 आप ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, 2 फिर से मिल जाएगा। आया समझ में। अब इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट वाला कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया बताओ, अर्थात इसकी हम क्या करें, जल से अभिक्रिया करा दें। तो होता क्या है, जैसे हम इसे जल से अभिक्रिया कराएंगे, जैसे जल से अभिक्रिया होगी, तैसे ये क्या होगा, फिर से हमें ठोस पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात बात करें क्या हमारा जो हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O है, उसकी जैसे अभिक्रिया हम क्या 3/2 H2O से करवाएंगे, तैसे हमें क्या जाकर फिर से जिप्सम मिल जाएगा। अर्थात CaSO4 डॉट 2H2O। आया समझ में, 2H2O मिल जाएगा। आ गया समझ में। ये हमारा POP है, ये क्या है, जल है, और ये क्या हमारा जिप्सम है। ये वही है जिसका प्रयोग डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने में करता है और मूर्तिकार वगैरह मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप इसको पानी मतलब इसमें जैसे पानी पड़ा, जैसे क्या होता है, ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, और उसी ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, जिप्सम बोलते हैं। आया समझ में, आ गया ना अच्छे समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या सोडियम बाई जो कार्बोनेट है, इसे अगर हम गर्म करते हैं, अगर इसे हम गर्म करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा जाकर, केवल हमें क्या इसकी रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है इसका, केवल हमें क्या रासायनिक समीकरण लिखना है। आया समझ में, इसका केवल हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जब हम क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, है ना। ऊपर थोड़ा लिख लेंगे इसे रासायनिक समीकरण, ताकि अच्छे से आपको बताया जा सके, है ना। क्या हमारा रासायनिक समीकरण, केवल समीकरण लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना, है ना। क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है हमारा, NaHCO3 होता है जाकर। इसे हम जैसे क्या गर्म करेंगे, जैसे हम इसे क्या गर्म करेंगे जाकर, तैसे हमें क्या मिलेगा जाकर, जैसे इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तैसे हमें पहला नंबर तो क्या मिलेगा जाकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और प्लस में क्या मिलेगा हमें, H2O मिल जाएगा। क्या हमारा H2O मिल जाएगा, यानी जल मिल जाएगा जाकर। और उसके बाद में हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जाकर हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारा जाकर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, है ना। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा जाकर हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात Na2CO3 प्लस में क्या H2O, और प्लस में क्या हमें मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। अब क्या करें, इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो। देखो क्या दो हमारे क्या है, दो हमारा क्या है, सोडियम है, दो हमारा क्या है, कार्बन है, एक ये और एक ये कार्बन हो गया जाकर, दो हमारा हाइड्रोजन हो गया जाकर, है ना। दो क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया जाकर, और 3 दूनी 6, 3 और 3 दूनी 6 हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए जाकर। आप बताओ आया समझ में नहीं, बैलेंस हो गई ना हमारी अभिक्रिया। आप समझ सकते हो आज मतलब इस समय भी हमारे बुखार चढ़ा हुआ है, इसीलिए हमारा जो जोश है वो क्या थोड़ा कम है, लेकिन नहीं, तब भी आपके क्लास में नागा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखो। क्योंकि हमें आप लोगों को अब अच्छे से केवल पढ़ाना है बस, और कुछ नहीं, केवल ओनली वन पढ़ाना है बस। सो आप समझ सकते हो, जब हम इतना कंटिन्यूटी बना सकते हैं, सो आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, और सपोर्ट करना भाई बनता है ना। जब तक आप यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ाओगे जाकर, तब तक ना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब तक मोटिवेशन मिलेगा नहीं, तब तक हम आपको अच्छे से नहीं बता सकते। ये वो मास्टर है जो दवाई खाकर आपकी क्लास को दे रहा है। आया समझ में, दवाई खाकर हमने आपको क्लास को दिया है, और अभी भी हमारे बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, लेकिन आपकी क्लास जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, आप ध्यान रखिए, है ना। आपसे हमने 10 क्वेश्चन का वादा किया था, तो 10 क्वेश्चन हम आपके पूर्ण करवा देंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ गया ना। जैसे आप इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, तैसे हमें सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा जाएगा, मिल जाएगा जाकर। और उसके बाद में क्या, निम्न समीकरण में अपचायक तथा ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए, है ना। तो अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ हम आपको अभी 2-3 दिन से जो लगातार क्लास आ रही है, सब में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ कैसे निकाला जाता है, तो वो हमेशा निकलता है किसमें, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया में निकलता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, तो दूसरी साइड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने जो यहाँ पर बताया था, इससे पहले आप ध्यान कीजिए, ये क्या है, हमारे सिंगल से डबल हो रहे हैं, क्या सिंगल से डबल हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हमारा त्याग होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, अर्थात हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है जाकर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, समझ में, करण अभिक्रिया हो रही है, और ऑक्सीकरण, हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहे हैं, हमारे डबल से सिंगल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डबल से सिंगल हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो क्या, इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो क्या है, ग्रहण हो रहा है ना। क्या खर्चा कम पड़ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आया समझ में। और जो ऑक्सीकरण और अपचयक पदार्थ निकलते हैं वो जस्ट अपोजिट निकलते हैं, अर्थात जिसका अपचयन होगा वो हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, अपचयक पदार्थ हो जाएगा। अर्थात हमको यहाँ पर देखना नहीं, हमको यहाँ पर केवल देखना है। तो एजी का क्या हो रहा है, हमारा एजी का क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है ना। क्या हो रहा है हमारा एजी का, चलो जिंक वाला देखो, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात अपचयक पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, यानी Zn हो जाएगा। क्या, जिंक यानी Zn हो जाएगा। और उसके बाद में ऑक्सीकरण की बात करें, अर्थात हमारा अपचयन हो रहा है किसका, हमारा सिल्वर का, अर्थात हमारा जो
कारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर अर्थात एजी हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना? आया ना समझ में? सिल्वर आया समझ में ना? तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। आपको हमने अपनी तरफ से महसूस नहीं होने दिया है कि आपको ऐसा महसूस हो कि सर का स्वास्थ्य गड़बड़ है। सो हमारी क्लास में कुछ प्रॉब्लम आई हो, हमसे जितना हो सका उतना हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना? और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यही क्लास आपको तुरंत जस्ट क्या होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, तो आप इसे क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, है ना? और आप समझ सकते हो यह हमारा स्वयं का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर किसी का फोर्स नहीं है। हमारी इच्छा हो काम करें, हमारी इच्छा हो ना काम करें, लेकिन हमें क्या आप लोगों से लगाव हो चुका है, अर्थात हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे कुछ बच्चे हमारे भरोसे बैठे हुए हैं। अगर हम पेन सहकर किसी दूसरे की जिंदगी में खुशी ला सकते हैं, अर्थात किसी को टॉपर बनने का सपना पूरा करवा सकते हैं, तो हमारा दुख में रहना ही सही रहेगा, है ना? सो आप समझ सकते हो हमारे इमोशनों को और आपसे लगाव को समझ सकते हो, अर्थात हम अपनी तरफ से कंटिन्यू वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार से लगातार आपको बेहतरीन क्वेश्चनों को बताया जाएगा। अभी काफी टाइम है बोर्ड एग्जाम में, तब तक हम आपको इतना क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा देंगे, इतना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा देंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसकी आपने स्टडी ना की हो, है ना? और अपचायक और उपचायक पदार्थ निकालने में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने 2-3 क्लास से लगातार इस क्वेश्चनों को लिया है। हम आशा करते हैं कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड एक्सप्लेन हो गया होगा और अगर बाई चांस प्रॉब्लम है तो कल वाली क्लास देख लीजिए, उसमें जो हमने बताया इससे भी हम एकदम तड़कते भड़कते तरीके से एक्सप्लेन किया, है ना? तो आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया है और नेक्स्ट वाली क्लास में आपकी जो संख्या है वो डबल हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने लगातार आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, है ना? सो आशा करता हूं कि भाई अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। इन क्वेश्चनों को सारे सारे आप नोट कर लीजिएगा, है ना? और टेंशन मत लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि ये क्या हमारा पीडीएफ फॉर्म में आ जाए आपके पास, और अगर बाई चांस नहीं आ पाएगा तो टेंशन ना लो, आप स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते हो, है ना? सो ओके, फिर बाय बाय बच्चों, चल रहे हैं। मगर अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे उत्साह के लिए, आप लोगों से लगाव के लिए इस क्लास को आप लाइक कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और आपके जितने फ्रेंड्स नहीं आ पाए उनके पास रिकॉर्डेड क्लास को भेज दो ताकि वो भी अच्छे से स्टडी करके अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सके, है ना? ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट। कल आना तो डबल संख्या में आना और स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए आपकी आज मैथ वाली क्लास नहीं होगी, ओनली वन ये साइंस वाली क्लास ही होगी, है ना? ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं। आज केवल ही साइंस की क्लास होगी क्योंकि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, आप समझ सकते हो, है ना? ओके, फिर बाय बाय, चल रहे हैं, लेकिन आप जितना कुछ बताए उतना सारा सारा आप कर दीजिएगा, है ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट, सपोर्ट करना आपका बनता है ना? ओके, बाय बाय।